हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है हमारा लास्ट पार्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट का। पहले दो पार्ट्स में मैंने तुम्हें डिटेल में बताया गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड गवर्नमेंट बजट की जो चार एस्पेक्ट्स थे हमारे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो चारों कंपोनेंट्स थे गवर्नमेंट बजट के, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पीछे वाला थोड़ा बहुत पोर्शन बचता है, हम आज उसको कवर करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा वो है टाइप्स ऑफ बजट, फिर हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। ठीक है, सो बजट में हमने बोला है कि भैया रेवेन्यू रिसीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में पढ़ा है। अब बजट तीन तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, अगर मेरे बजट में जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो टोटल एस्टिमेटेड रिसीट के बराबर हो, यानी कि हमारा रेवेन्यू रिसीट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी इसको इरेज करके लिख दूं, जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। ठीक है, जो भी टोटल रिसीट है, टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसको हम बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। अगर बजट बैलेंस होगा तो हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट बिल्कुल भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, क्योंकि जितना खर्चा किया उतना रिसीट भी तो आ रहा है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंट्रोल में है, गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है एंड हमेशा हमारा जो बजट है हम उसको लास्ट में आके बैलेंस आउट ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर ही नहीं रही। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर ही नहीं रही, जितना इनकम आ रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती, लोगों की इनकम बढ़ती, कंजम्पशन बढ़ती, जीडीपी बढ़ती। बट क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा नहीं कर रही तो इसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है एंड ये डिफ्लेशन के टाइम पे हेल्पफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ता है। जब डिमांड नहीं होती तो हमें एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है हमें उसको इंक्रीज करना पड़ता है। और उसको इंक्रीज करने का हमने पढ़ा था ना तरीका पिछले चैप्टर में, कि क्या एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं जिससे कि लोगों की इनकम बढ़े, लोग खर्चा करें, एग्रीगेट डिमांड बढ़े और डिफ्लेशन खत्म हो, इन्फ्लेशन आना शुरू हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट गवर्नमेंट तो खर्चा नहीं कर रही, तो डिफ्लेशन के टाइम पे ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। सरप्लस बजट क्या है? ऑब्वियसली जब खर्चा कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। अब ये तो हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छी बात है, इन्फ्लेशनरी गैप इससे करेक्ट हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए सरकार का खर्चा कम कर दो, लोगों की इनकम कम हो गई, कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी इसमें कंट्रोल में रहता है। पर इसकी वजह से जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सरकार तो खर्चा कर ही नहीं रही, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम पे ये भी हेल्पफुल नहीं होता। फिर आता है हमारा डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट क्या होगा कि रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इसके केस में सरकार का जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, सरकार वेलफेयर प्रोग्राम पे भी खर्चा कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी जो है इससे बढ़ती है। ठीक है ना, डिफ्लेशन के टाइम पर भी ये हेल्पफुल होता है, पर इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है, गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है और कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसकी वजह से हो सकती है। एक्चुअल में तीनों में होता क्या है, एक्चुअल में तीनों में से होता क्या है? फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में ही रहता है। ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक सरकार डेफिसिट में रहती है, मतलब कि दुनिया की हर एक सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है और जो रिसीट है वो बहुत कम होती है। अब तुम कह लो इसमें से कि भाई करप्शन होता है, पैसे खा जाते हैं, वैसे तो वो चीज सच है। अगर करप्शन ना हो, पैसे ना खाए, है ना हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, तो आई डोंट थिंक डेफिसिट बजट होगा। बट चलो जो भी है, इन द नेम ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस एंड दैट, हमारा ऑलमोस्ट ऑलवेज हर एक सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है, रिसीट्स जो है वो कम होती है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में ही रहता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं एट द एंड, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर खर्चा ज्यादा है, रिसीट कम है, तो खर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। खर्चा करने के लिए पैसा तो लाना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस खर्चे को पूरा फंड करने के लिए या तो गवर्नमेंट लोन ले लेती है, कहीं ना कहीं से मोस्टली लोन ही लेती है हर सरकार, और हर सरकार का लोन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, हर सरकार का, नॉट जस्ट इंडिया, इवन यूएसए। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपनी सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, अपनी सरकारी कंपनियों के शेयर सरकार बेच देती है। मतलब या तो एसेट रिड्यूस कर दिया या तो लाइबिलिटी
ले ली, रेज कर ली, ठीक है। तो खर्चा हमेशा मोस्टली ज्यादा ही रहता है रिसीट से, हमेशा हर सरकार डेफिसिट में ही रहती है। उस डेफिसिट को फंड करने के लिए सरकारें लोन लेती हैं, ठीक है। और एट द एंड लोन लेकर जितना भी टोटल खर्चा है वो पूरा करती है, ठीक है। एंड हमारा जो बजट है वो बैलेंस्ड बजट बन जाता है। आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेफिसिट 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू वाला ही कैलकुलेट करूं, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट ही माइनस करूं, टोटल नहीं, कैपिटल वाला हिस्सा मैं ले ही नहीं रही हूं, तो वो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट बनेगा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो मेरे एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो मेरे एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे घर के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम्हारे मम्मी पापा की जो इनकम है ना, वो इतना भी इनफ नहीं है कि वो तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे उठा सके। तुम्हारा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, डेवलपमेंट करना, एसेट में पैसा लगाना, स्टॉक्स में, शेयर्स में, बिल्डिंग में, लैंड में पैसा लगाना, वो तो बाद की बात है। वो तो बाद की बात है, वो तो तब होगा ना जब सेविंग्स होंगी, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा। वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम रोजमर्रा के खर्चे उठा सको। तो इसका यही मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट का, कि सरकार अपने रेगुलर रेकरिंग एक्सपेंडिचर को भी उठा नहीं सकती, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। सरकार का रेगुलर खर्चा क्या होता है? जैसे तुम्हारा होगा बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्चा। सरकार का क्या होता है? सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी देनी, ठीक है ना, सरकारी ऑफिसेज को चलाना, सरकारी सारी सर्विसेज जो भी सरकार हमें दे रही है वो सारी फुलफिल करना। तो सरकार यूजुअली अगर रेवेन्यू डेफिसिट में है, तो इसका ये मतलब है कि सरकार अपना खुद का जो रेगुलर खर्चा है, अपने सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी ऑफिस, वो सब भी नहीं खर्चा पूरा कर सकती। इतने बुरे हाल हैं हमारी सरकार के। और ये कहीं ना कहीं सरकार की इनकेपेबिलिटी, सरकार की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है रेवेन्यू डेफिसिट की? कि इसकी वजह से क्या है, सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई तू जो खर्चा कर रहा है ना, अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि खर्चा किया तो एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट में लगाया पैसा, नहीं, खर्चा किया है रोजमर्रा की चीजों पे जिसके बदले में कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि कहीं ना कहीं से अपनी रिसीट को इंक्रीज करो, चाहे टैक्स में से, चाहे नॉन टैक्स में से, या फिर अपने कहीं ना कहीं में से खर्चे को रिड्यूस करो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत बुरी बात है। इसके लिए सरकार क्या करती है? या तो डिसइन्वेस्ट करती है, अपनी सरकारी कंपनियों को, शेयर्स को बेचती रहती है, या फिर कहीं ना कहीं से लोन उठाती रहती है, चाहे वर्ल्ड बैंक से उठा ले, चाहे किसी दूसरे देश की सरकार से उठा ले। चाइना है, हर गरीब देश को लोन देता था। क्यों? ताकि उन गरीब देशों का कोई ना कोई एसेट, उनकी जमीन, उनके पोर्ट्स, वो अपने अंडर कंट्रोल में ले सके, ठीक है। तो दूसरे देशों की सरकार से ले सकते हो, अपने देश की जनता से ले सकते हो लोन, कहीं ना कहीं से लोन सरकार लेती है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट है 2000 है, सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3000 है। तो 1000 का सरकार ने सीधा यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट ही कर रखा है। 1000 का तो सरकार ने सीधा यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट ही कर रखा है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में क्या आएगा? अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दूं टोटल रिसीट, तो वो मेरा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। मतलब कि यहां पर जितना भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं टोटल रिसीट, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तुम बोलोगे मैम टोटल एक्सपेंडिचर भी 9000 है, टोटल रिसीट भी 9000 है। अरे बल्ले बल्ले, हमारी सरकार तो है ही नहीं डेफिसिट में। हमारी सरकार का तो सब कुछ बैलेंस में है, जितना खर्चा उतनी इनकम, हमारी तो सरकार है ही नहीं डेफिसिट में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि खर्चे करने के लिए तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे भैया? लोन। खर्चे करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। खर्चे करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर तुम लोन ले रहे हो तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा किस में लिखा जाएगा? रिसीट में लिखा जाएगा। कौन सी रिसीट में? कैपिटल रिसीट में। क्यों? क्योंकि जो भी लोन तुमने लिया उससे तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ उससे, और रिसीट आया, पैसा आया, लोन का पैसा आया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो ये कैपिटल रिसीट है। और जितना भी तुमने लोन लिया होगा वो सारा कैपिटल रिसीट के अंदर लिखा गया होगा। देखो यहाँ पर, देखो एक और नीचे आई थिंक होगा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तुम्हारी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं इस सबको प्लस कर दूं तो वो है 9000 रुपए, ठीक है। टोटल रिसीट कितनी है? मैं डेट हटा हटा रही हूँ,
मैं डेट हटा रही हूँ। टोटल रिसीट देखो तुम्हारी कितनी है, टोटल रिसीट कितनी है, सिर्फ 7700 है। करके देख लो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7700 रुपए। टोटल रिसीट तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 7700 है। टोटल एक्सपेंडिचर 9000 है। एंड में देखो बेटा, तुमने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में कि अकाउंट्स में किसी भी अकाउंट को अगर क्लोज करते हो तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, एलएचएस आरएचएस डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर आना चाहिए, उस अकाउंट को ऐसे ही क्लोज किया जाता है। तो सरकार का भी अकाउंट एंड में बैलेंस करके ही हमें क्लोज करना पड़ता है। एंड में सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट नहीं, बैलेंस्ड बजट करके ही हमें क्लोज करना पड़ता है सरकार का अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर करना पड़ता है। और ऑब्वियस बात है, अगर खर्चा 9000 है, रिसीट 7700 है, तो बचा हुआ जो 1300 रुपए का खर्चा है, कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो 1300 रुपए का खर्चा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही थोड़े ना फ्री में कोई तुम्हें कुछ बना के दे देगा, खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चे के लिए 1300 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो जो 1300 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए वो तुम्हारे आएंगे डेट से। तो तुमने इस साइड 1300 रुपए डेट और ऐड किया, और फिर जाके तुम्हारा टोटल रिसीट, टोटल पेमेंट हुआ बराबर। तो अगर तुम्हें फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तुम ये वाली टोटल रिसीट और ये वाली टोटल पेमेंट नहीं उठा सकते, क्योंकि ये तो हमेशा बैलेंस ही होगी, ये तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। तुम्हें क्या करना है, ये वाली टोटल पेमेंट इसमें से माइनस करोगे टोटल रिसीट एक्सेप्ट फॉर बोरोइंग। मतलब कि टोटल रिसीट ये पूरी, इसमें से बोरोइंग के अलावा कितनी टोटल रिसीट है वो वाली माइनस करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल वाला माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट का क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस माइनस कैपिटल वाली डेट रिसीट माइनस डेट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट तुम्हारी दो तरीके की हो सकती है, या तो डेट वाली रिसीट होगी या नॉन डेट वाली रिसीट होगी। कैपिटल रिसीट में से डेट वाली रिसीट को माइनस करो, या मैं बोलूं टोटल रिसीट में से डेट वाली रिसीट को माइनस करो और फिर उसको इसमें डालो। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस डेट, ये क्या हो गया मेरा टोटल रिसीट। और इस टोटल रिसीट को माइनस करो टोटल एक्सपेंडिचर में से, फिर जाके निकल के आएगा तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट, फिर जाके निकल के आएगा तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट। एक और चीज तुम्हें यहां से समझ आ रही है कि जो मेरा फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा मेरे टोटल डेट के बराबर होगी। जितना फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा हमारी बोरोइंग्स, हमारे डेट के बराबर होगा। क्यों बेटा जी, क्यों बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे मैडम जी डेट ही 1300 रुपए का है। सॉरी, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट निकालू 9000 माइनस टोटल रिसीट 7700, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट आया 1300। अगर मुझे कमी हो रही है 1300 रुपए की, तो मैं उधार भी तो 1300 रुपए ही लूंगी। अगर मेरा डेफिसिट 1300 रुपए का है तो मैं 1500 का उधार थोड़ी लूंगी, 1300 का ही तो उधार लूंगी। तो जितना भी मेरा उधार है, जितना भी मेरा डेट है, लोन है, वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट के बराबर होगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या आया, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल वाला प्लस करके माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस डेट। ठीक है, टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट माइनस डेट। और हमेशा फिस्कल डेफिसिट डेट के नेट बोरोइंग्स के बराबर होगा। ठीक है, इंप्लीकेशन क्या है, इंप्लीकेशन फिर से यही है कि सरकार को उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार फिर से डेफिसिट में है, सरकार को उधार लेना पड़ेगा। जैसे ही सरकार उधार लेगी तो सरकार फॉरेन पे डिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, चाइना की सरकार हर गरीब देश को उधार दे देती थी। क्यों, आज एक सरकार उधार, आज ये गरीब देश चाइना से उधार लेगा, कल को ये गरीब देश फिर से डेफिसिट में जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा उधार के बदले में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। एक तो तुम्हारा खर्चा पहले ही ज्यादा, ऊपर से एक और खर्चा अपने सिर पे तुमने डाल लिया इंटरेस्ट का। तो तुमने अगर एक बार उधार ले लिया तो तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे, हर साल तुम इंटरेस्ट ही चुकता करते करते थक जाओगे। अपने देश को कैसे चलाओगे, तो तुम्हें हर साल उधार पे उधार, उधार पे उधार मिलता जाएगा, जिसकी वजह से तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे। डेट ट्रैप में फंसती फंसती वो कंट्री एक दिन इतने बुरी हालत में आ जाएगी कि वो चाइना को बोलेगी मेरे को माफ करो, मैं तुम्हारा उधार चुकता करने की हालत में ही नहीं हूं। तो चाइना क्या बोलेगा, ठीक है उधार मत मेरे को दो, मैं तुम्हारा पोर्ट,
तुम्हारा कोई भी एरिया, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मैं कुछ ना कुछ वैसा तुमसे ले लेती हूँ, क्योंकि उधार के बदले में कोई ना कोई तो तुमने सिक्योरिटी रखी होगी। तो चाइना क्या करती है, फिर उन देशों के ऊपर कंट्रोल जमाने लग जाती है, तो फॉरेन डिपेंडेंस हो जाती है, और फिर चाइना उन देशों की इकोनॉमिक पॉलिटिकल बातों में इंटरफेयर करेगा। एंड इससे ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि जब उधार लिया तो हमारे देश में पैसा आया, रिसीट आई, पैसा आया, मनी सप्लाई बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सिंपल, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है, ये तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट डेट, और ये हमेशा डेट के बराबर होगा। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी ये मेरा फिजिकल डेफिसिट आया, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दूं तो मुझे समझ आएगा कि मेरा प्राइमरी डेफिसिट है कितना। ये क्यों निकालते हैं? ये इसलिए निकालते हैं ताकि हम ये जान सके कि जो भी हमारा डेफिसिट आया, क्या वो इंटरेस्ट की वजह से आया, मतलब हम ये जान सके कहीं हम डेट ट्रैप की सिचुएशन में तो नहीं फंस गए। एंड यही होता है, हर देश हर हर साल उधार लेता है, और हर साल वो उधार बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल डेफिसिट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता चला जाता है, और इंटरेस्ट आपका खर्चा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर साल डेफिसिट बढ़ रहा है। डेफिसिट बढ़ रहा है, उधार ले रहे हो। सो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ये बताता है आपको कि इंटरेस्ट की वजह से तो कहीं आपको डेफिसिट नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो डेट में कितना डूबी हुई है, वो कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। अगर मेरा जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मेरा जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा तो इसका ये मतलब होगा कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा, इसका क्या मतलब होगा कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि मेरा जितना भी डेफिसिट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने उधार ही ना लिया होता तो मुझे इंटरेस्ट ही ना पे करना पड़ता। अगर मुझे इंटरेस्ट ही पे नहीं करना पड़ता तो मेरा डेफिसिट ही नहीं होता। पर अब तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अब डेफिसिट आएगा। डेफिसिट के लिए क्या करोगे? फिर से उधारी लोगे, ठीक है। चलो अगेन, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो है तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट 1300 है, इंटरेस्ट पेमेंट 1100 है, और तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट 200 है। मतलब अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता तो तुम्हारा डेफिसिट सिर्फ 200 रुपए का होता, पर उस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से तुम्हारा टोटल अब फिजिकल डेफिसिट कितने का निकल के आया? 1300 का निकल के आया। मतलब तुम्हारे डेफिसिट में कितना बड़ा रीजन है इंटरेस्ट। और फिर डेफिसिट आया, फिर उधारी ले लो, फिर उधारी ले लिया, फिर इंटरेस्ट दे दो। उधार बढ़ता जाएगा, डेफिसिट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर डेफिसिट, फिर उधार, फिर डेफिसिट, फिर उधार, ठीक है। तो डेट ट्रैप की सिचुएशन यहाँ पर हो गई। यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर भी समाप्त, ठीक है। इसके आगे टेस्ट योर नॉलेज है, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके आगे आपको दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यही जो 2-3 फॉर्मूलाज है, वही फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, यही सब चीजें आपको निकालनी है। न्यूमेरिकल्स हैं, आप सॉल्व करो। मैं आपके लिए पेपर के अराउंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं खत्म। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के साथ। अगर यहाँ तक पूरा लेक्चर सुन लिया है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में डन लिख कर बताओ कि हाँ, हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।